तो नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों के क्लास 12 बायोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही थी। इसके अंतर्गत हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 50 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था। ठीक, अगर आपने उन सारे प्रश्नों को अभी तक नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप लोग जरूर जाकर उसे देख लीजिएगा। तो जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे तरह फॉलो करिए, याद करिए, तैयार करिए, लिखिए अपनी कॉपी में, तभी आप लोग 2023 बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के सभी चैप्टर के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चार्ज केवल 50 रुपीज़ है, जिसके अंदर आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के सभी चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके सारी चीजों को ले सकते हैं। चार्ज केवल 50 रुपीज़ है, जिनको चाहिए वही लोग मैसेज करें। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से बात करें तो हम लोग महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 50 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था, जिसमें अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग आपके 85 से 90 प्रश्न होते हैं महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिसको मैं आपको कराने वाला हूं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 50 प्रश्नों कर लिया था और आगे के जितने भी प्रश्न होते हैं आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, जो आपका होता है जीन की क्रियाशील इकाई को क्या कहते हैं। क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 बार पूछा गया, 2009 में, 2003 में। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो इसको इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो जीन होता है उसकी क्रियाशील इकाई को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि जीन की क्रियाशील इकाई को हम लोग सिस्टोन कहते हैं। ठीक, तो इसको आपको अच्छी तरह याद रखना कि जो जीन की क्रियाशील इकाई होती है उसको हम लोग सिस्टोन कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 बार पूछा गया है, तो इसलिए क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो इसे आप याद कर लीजिए। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, जो आपका होता है जैव विविधता को परिभाषित कीजिए अथवा जैव विविधता तथा वन्य जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो इसमें हम लोग को 2 चीजों की परिभाषा पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज आपकी हो जाती है जैव विविधता और दूसरा पॉइंट आपका हो जाता है वन्य जीव। ठीक, यानी कि जब हम लोग को जैव विविधता की परिभाषा पता होगी और वन्य जीव की पता होगी तब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। 2016 में 18 में 2 बार क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैव विविधता की परिभाषा को क्या कहते हैं हम लोग, कि जैव विविधता की परिभाषा क्या होती है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि वन्य जीव की परिभाषा क्या होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैव विविधता की परिभाषा क्या होती है। आप लोग बताएंगे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र तथा जीवों में पारस्परिक निर्भरता करते हुए पादपों, जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की आकृति एवं आकार, स्वभाव एवं संरचना तथा अन्य लक्षणों में विभिन्न जातियों की जो उपस्थिति होती है उसको हम लोग जैव विविधता कहते हैं। ठीक, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर लेता हूं, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र तथा जीवों में पारस्परिक निर्भरता करते हुए पादपों, जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की आकृति एवं आकार, स्वभाव एवं संरचना तथा अन्य लक्षणों में विभिन्न जातियों की उपस्थिति को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। ठीक, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग समझ लेते हैं कि वन्य जीव क्या होता है। ठीक, तो जैव विविधता आपका समाप्त हो गया। हम लोग वन्य जीव की बात करें तो आप लोग बताएंगे कि वह जीव जो अपने प्राकृतिक आवास में बाह्य परिवर्तन के बिना स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं वन्य जीव कहलाते हैं। ठीक, तो इसका भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि वह जीव जो अपने प्राकृतिक आवास में बाह्य परिवर्तन के बिना स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं वन्य जीव कहलाते हैं। ठीक, तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 51 था पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, जो आपका होता है पादप वन संरक्षण के उद्देश्य लिखिए। 2010 में, 2009 में 2 बार वो परीक्षा में भी क्वेश्चन आपके आया हुआ है, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। आप लोग को बताना ये है कि पादप वन संरक्षण के उद्देश्य क्या है। ठीक, तो आप लोग बताएंगे, सबसे पहले आप लोग उत्तर डाल करके लिखना स्टार्ट करेंगे। पादप वन संरक्षण के उद्देश्य निम्न है। पहला पॉइंट आप लोग बताएंगे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना, यानी कि जो पादप वन संरक्षण है उसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मुख्य उद्देश्य है आप लोग बताएंगे कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना। दूसरा उद्देश्य आप लोग बताएंगे संकटापन्न, दुर्लभ एवं सुभेद जातियों को हानि पहुंचाने वाले कारकों से सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए जो संकटापन्न, यानी कह सकते हैं कि जो भी जातियां विलुप्त हो चुकी हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो उनको उन जातियों को हानि पहुंचाने वाले जो कारक हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करने का जो कार्य होता है वो आपका पादप वन संरक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ठीक, तो 2 पॉइंट आपके हो गए। तीसरा पॉइंट आप लोग इसमें बताएंगे पादपों एवं जंतुओं के जीन पूल को सुरक्षित रखना, यानी कि जो तीसरा पॉइंट होता है इसमें पादपों एवं जंतुओं के जीन पूल को सुरक्षित रखना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि जो पादप वन संरक्षण के उद्देश्य क्या क्या है, तो आप लोग उद्देश्य को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका होता है, तो आप लोग जल्दी से नोट करो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 53 है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो आपका होता है तप्त स्थल या फिर हम लोग जिसे इंग्लिश में कहते हैं हार्ड स्पॉट पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 बार पूछा गया, 2014 में, 17 में, 20 में। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका हो जाता है, तो ये चीज आपको अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि जो तप्त स्थल होता है हम लोग हार्ड स्पॉट कहते हैं, उस पर हम लोग क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए आप लोग यहाँ पर देखेंगे। उत्तर लिख करके आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कि वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ जैव विविधता की अधिकता हो, जिसे हम लोग कह सकते हैं वन्य जीव या वनस्पति, तथा इसके प्राकृतिक आवास को खतरा हो, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन हो रहा हो, जैव संवेदी क्षेत्र या फिर हम लोग कह सकते हैं तप्त स्थल कहलाता है। ठीक, तो ये चीज आपको अच्छी तरह याद रखना है कि जो आपका तप्त स्थल होता है हम लोग इंग्लिश में हॉट स्पॉट कहते हैं, इसे ही हम लोग जैव संवेदी क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक, तो अगर आपसे तीनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग को यही आंसर बताना है। आगे आप लोग बताएंगे कि भारत में पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट प्रमुख जैव संवेदी क्षेत्र है। यहाँ पर बता सकते हैं कि भारत में पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट प्रमुख आपके हॉट स्पॉट है। ठीक, तो इतना आप लोग नोट करेंगे। आगे आप लोग बताएंगे कि संसार में 34 हॉट स्पॉट है। ठीक, तो ये भी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग नोट करें। तो उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक, तो इसमें जो हमारा प्रश्न नंबर 54 है, जो आपका होता है भारत के राष्ट्रीय जंतु का नाम लिखिए, इसके संचरण
इसके संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई? 2014 में क्वेश्चन एजीआर की परीक्षा में आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, तो आप लोग को सबसे पहली चीज तो ये पता ही होगी कि जो आपका भारत का जो राष्ट्रीय जंतु है वो क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत के राष्ट्रीय जंतु का नाम बाघ है और इसके संरक्षण हेतु टाइगर प्रोजेक्ट वर्ष 1972 ईस्वी में बनाया गया। ठीक, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। ये चीज आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि भारत के राष्ट्रीय जंतु का नाम बाघ है और इसके संरक्षण हेतु टाइगर प्रोजेक्ट को 1972 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 55 है जो आपका होता है राष्ट्रीय पार्क उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 बार पूछा गया, 2015 में, 18 में, 17 में। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में क्या अंतर होता है। इसे आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे राष्ट्रीय उद्यान, इधर आप लोग हेडिंग लगा देंगे अभ्यारण्य, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले आप लोग पॉइंट बताएंगे राष्ट्रीय उद्यान में। तो आप लोग बताएंगे कि इनमें मानवीय क्रियाकलाप जो होते हैं प्रतिबंधित होते हैं। ठीक, जो आपका राष्ट्रीय उद्यान होता है इसमें मानवीय क्रियाकलाप जो होते हैं प्रतिबंधित होते हैं। वहीं पे जो आपका अभ्यारण्य होता है इसमें क्या होता है, इसमें सीमित स्तर प्राणी कुछ मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। ठीक, तो ये भी आप लोग बता सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या बताया था आपने बताया था कि इनमें जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं वो प्रतिबंधित होते हैं। वहीं पर हम लोग अभ्यारण्य की बात करें तो इनमें सीमित स्तर प्राणी कुछ मानवीय क्रियाकलाप जो होती है उनकी अनुमति होती है। ठीक, इस प्रकार से आप लोग नोट कर लेंगे पहला पॉइंट। इसमें जो आपका दूसरा पॉइंट होता है राष्ट्रीय उद्यान में आप लोग बताएंगे कि इसमें पादप एवं जंतुओं दोनों का एक साथ संरक्षण किया जाता है। ठीक, यानी कि जो आपका राष्ट्रीय उद्यान होता है इसमें पादप का भी संरक्षण किया जाता है, जंतुओं का भी संरक्षण किया जा सकता है, दोनों का एक साथ में संरक्षण किया जा सकता है। ठीक, यही पर अगर हम अभ्यारण्य की बात करें तो इसमें मुख्यतः प्रमुख जंतु जातियों का ही संरक्षण किया जाता है। यानी कि जो आपका अभ्यारण्य होता है इसमें मुख्यतः जंतु जातियों का ही संरक्षण किया जाता है। ठीक, इस प्रकार से आप दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। उसके बाद हम उदाहरण की बात करें तो आप लोग बताएंगे जो आपका राष्ट्रीय उद्यान का उदाहरण है आप लोग बताएंगे कार्बेट, रणथंभौर, काजीरंगा आदि। हम अभ्यारण्य की बात करें तो आप लोग इसमें उदाहरण बता सकते हैं मानस, अम्नामलाई, दर्रा आदि। ठीक, इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 55 भी कंप्लीट हो चुका है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 56 जो आपका होता है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। 2014 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, इसलिए आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में स्थित है। ठीक, तो ये आपका जो आंसर होता है हो जाता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 57 है जो आपका होता है संकटग्रस्त जातियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2019 में, 2018 में 2 बार क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, तो आपको पता होना चाहिए संकटग्रस्त जातियों के बारे में। तो आप लोग इसमें आंसर बताएंगे कि इन श्रेणियों में जातियों को रखा जाता है, इन श्रेणियों में जातियों को रखा गया है जिनकी जनसंख्या बहुत तेजी से घटी है और भविष्य में इनके विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, संकटग्रस्त जातियां। ठीक, तो इस प्रकार से इसका आंसर भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपके 57 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं जो आपका 58 क्वेश्चन क्या है उसे भी आप लोग देख लीजिए। तो इसमें जो आपका 58 क्वेश्चन है जो आपका होता है कौन सा जंतु अत्यधिक शिकार के कारण भारत में विलुप्त हो रहा है। ठीक, तो हम लोग को बताना ही ऐसा कौन सा जंतु है जिसका अत्यधिक शिकार होने के कारण भारत से वो विलुप्त हो रहा है। ठीक, तो आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर एक सींग वाला जो गैंडा होता है, ग्रेट इंडियन बैस्टर्ड जो आपका होता है गोंडावड़, अत्यधिक शिकार के कारण विलुप्त हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। ठीक, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन होता है वान हम्बोल्ट द्वारा बनाए गए सिद्धांत को केवल समीकरण द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये समीकरण आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए समीकरण को मैंने यहाँ पर बताया है। तो इसका आंसर इस प्रकार से बताएंगे कि वान हम्बोल्ट द्वारा बनाए गए सिद्धांत की समीकरण निम्नलिखित है। आप लोग बताएंगे समीकरण log s बराबर log c प्लस z log a। ठीक, यहाँ पर आप लोग बताएंगे जहाँ पर जो s है आपका जातीय समृद्धि है, a आपका क्षेत्र है, z आपका रेखीय ढाल है, c आपका अंतःखंड है। ठीक, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 59 है भी आपका कंप्लीट हो चुका है, आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन नंबर 60 जो आपका होता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है। 2014 में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन आपका बायोग्राफी प्रश्न भी आ सकता है, तो इसलिए आपको उसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना तथा मानव जाति के योगदान को सम्मिलित करना जिससे सभी संसाधन सुलभ रूप से उपलब्ध हो सके। ठीक, तो यही आपका क्या हो गया विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता होगा कि आपका 5 जून जो होता है उसके दिन हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हैं। साथ में इसका जो उद्देश्य होता है उसे भी आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।